अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ अमानियत के मामलात और मसाइल पर। और मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है और यकीनन आने वाले प्रोग्राम्स में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके सवालात मेरे पास मौजूद हैं, वक्त महदूद है, बहुत सारी बातें करनी हैं। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। ज़्यादा उनके और आपके बीच में मुखिल नहीं होगा। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब, जो कि एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार भी हैं, स्कॉलर भी हैं, टीचर भी हैं, और आज टीचर्स का दिन भी मनाया जा रहा है। और इस मौजू पे बात करना ज़रूरी है। हमेशा इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की जाती है अपने प्रोग्राम में। ज़रूर बात करते हैं कि हमें एक बेहतरीन उस्ताद की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो हमारे अंदर जो सीखने का जज्बा है उसको हमें जगाए रखना है। कैसे मुमकिन हो, कैसे अपनी इस्लाह करें, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपके साथ जब भी नशिस्त होती है इब्तिदा में मैं आपसे हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो हमारे हालात हैं इसके ऊपर, क्योंकि आप खुद भी शायरी करते हैं माशाल्लाह, बड़े आसान और बड़े सादा अल्फाज में बड़े खूबसूरती से जो हालात है उसका जो है आप समझ लें कि उसके बारे में आप बयान करते हैं लफ्ज़ों के ज़रिए। तो आज इब्तिदा में मैं चाहूँगा कि हमें इस्लाह का, जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी जी इस्लाह की ज़रूरत है, तो बिल्कुल। उसके लिए जी क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यासर भाई। जी अच्छा, ये हम मैं क्योंकि कैफियत हैं जी जी हमारी, जी सब जी। फीलिंग्स होती हैं, तो फिर ये कि अल्लाह का इनाम मेरा अच्छा, वतन बेशक पाकिस्तान। बेशक। हमारा अल्लाह ताला ने इनाम दिया है, करो न बदनाम मेरा चमन पाकिस्तान। है, ये गलियां रास्ते हमारे हैं, बेशक। फिर भी कचरे के नज़ारे हैं। नज़ारे हैं, बहुत खूब। सफाई को निस्फ ईमान बनाना होगा, उठाओ कचरा ये वचन पाकिस्तान। वाह। अल्लाह का इनाम मेरा वतन पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रैफिक यहाँ की नफसा नफसी है, है। हर एक को यहाँ पर जल्दी है। बहुत खूब, रास्ते बहुत की खूब। रुकावट न बनना प्यारे, इज्जत सबकी करनी मिशन पाकिस्तान। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह का इनाम मेरा वतन पाकिस्तान। पाकिस्तान। उंगलियां हैं उठाते दूसरी जानिब, जी जी, आइए इस तरफ। नफरतें हैं पालते दूसरी जानिब। दूसरी जान। नहीं देनी रुश्वत, बनाओ जहन पाकिस्तान। वाह। अल्लाह का इनाम मेरा वतन पाकिस्तान, पाकिस्तान करो न बदनाम मेरा चमन पाकिस्तान। पाक ज़मीं पे झूठ झूठ बहुत है, बेशक। हमदर्दी है मगर गुरूर बहुत है। बहुत है, आए है। हक सच की बातें करना होंगी, हम्म, देहाती गर समझ ले रतन पाकिस्तान। वाह। अल्लाह का इनाम मेरा वतन पाकिस्तान, बहुत करो खूब। न बदनाम मेरा चमन पाकिस्तान। पाकिस्तान, बहुत बहुत खूब, क्या कहने। अब इसमें हालात की अक्कासी आपने की, और यही सच भी है। बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की, शायरा कहती थी। तो डॉक्टर साहब, कैसे इन चीज़ों में बेहतरी लाई जाए? और सवाल ये पैदा होता है, आप क्योंकि खुद एक मौल्लिम हैं, एक उस्ताद हैं, ये कैसे स्टूडेंट्स को होप दी जाती है? अभी कुछ देर पहले जो एक बड़ा मौजू ज़ेर बहस था कि हमारे यहाँ वो सीखने की जो लगन है, जी जस्तजू है, वो भी ख़त्म हो गई। और उसकी मान पढ़ने की एक वजह भी है जी कि शायद वो लोग मैसर नहीं आए, या शायद निज़ाम ऐसा है कि क्या, आप जो भी इसको नाम दीजिए, लेकिन उस चीज़ की कमी पाई जाती है, चाहे उसकी वजह जो भी हो। इसकी वजह से हम बहुत सारी इखलाकी पस्तियों में चले गए, और बहुत सारे मामला जो हमें इख्तियार करने तो उससे दूर हो गए। जी। फरमाइए डॉक्टर अच्छा, साहब। जैसे भाई मसला क्या है कि दो चीज़ें हमारे साथ लेके चलनी थी। जी। तालीम के साथ तरबियत। तरबियत। माँ की गोद से तरबियत होती थी, फिर उस्ताद तरबियत करता था। बिल्कुल अब ठीक। तरबियत हमारी कहीं नहीं, कहीं मिस हो गई है। ऐसे ही खो ठीक गई। है, मतलब वो माइनस हो गया। अब हम तालीम की तरफ जा रहे हैं, तालीम की भी कोई पता नहीं क्या है। अब हम जब एथिकल चीज़ों को देखते हैं तो हमारे दो व्यूज़ कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं दो टू व्यूज़, टू सी जी टू जी। व्यू द यू नो। ये लीजिए डॉक्टर जी, साहब, थैंक यू थैंक सर। तो एक व्यू है हमारा, यू। हम जब सोसाइटी को देख रहे होते हैं, एक होता है सेल्फिश व्यू। जी। सेल्फिश व्यू से मेरी मुराद है कि ये मैंने जो भी करना है मेरे अपने लिए, अपनी अपने ज़ात के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, बिल्कुल ठीक। नथिंग एल्स। बिल्कुल। तो एक आप जब सोसाइटी को देख रहे होते हैं, को एक जो हमारा सेल्फिश व्यू होता है, जी। और जो एथिकल व्यू होता है सेकंड व्यू, जिसमें हम सोसाइटी को सोसाइटी के लिए सोचते हैं बिल्कुल ठीक। कि जी, अब वो सिंपैथी एम्पैथी की पिछली दफ़ा जी बात हुई जी, थी। बड़ी अच्छी बात आपने तो की। अब हम एम्पैथी वाइज देखते हैं चीज़ों को कि जी अब हमें एक ऐसा अमल करना है जिससे
न सिर्फ मेरा भला हो पर सारी दुनिया का भला हो। बिल्कुल ठीक है। अमल ये होना चाहिए, नियत ये होनी चाहिए। यकीन। अब हमारे हाँ, अब जैसे आपने कहा टीचर्स डे, पहले तो सब टीचरों को, मेरे वाले जी, टीचर जो मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उन बिल्कुल ठीक है। सबको मुबारक। अब हमारे टीचर का जो रोल था, जो लीडिंग रोल था, जी। वो कहीं खो खो गया। गया। अब उसके भी असबाब बहुत हैं। सारी हाँ, वजूहात उसके हैं। जो एक यानी ईजी अल्फाज में बताऊंगा कि एक सबब ये बन गया रोजगार। हम्म, अच्छा, हमारा जो तालीम का जो मैकेनिज्म है या जो कॉन्सेप्ट है वो रोजगार के साथ जोड़ दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। जबकि तालीम का कोई रोजगार से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तरबियत हमारी हो गई माइनस। जी। तो अब हम सिर्फ तालीम करते हैं रोजगार के लिए कि बिल्कुल। भाई मैं कौन सी डिग्री लूं जिसमें मुझे अच्छी तनख्वाह मिले। मिल सकती है, बिल्कुल ठीक है। तालीम को हमने शऊर की बुलंदियों तक पहुंचने के सीढ़ी नहीं लिए बनाया हमने। सीढ़ी नहीं बनाया, हमने उसको बना लिया सीढ़ी जस्ट टू गेट अ गुड रोजगार, जॉब, बिल्कुल ठीक है। और अच्छी पैसों के लिए। तो जब हमारे, क्योंकि तरबियत हमारी मिस हो गई, जी। अब हम तालीम तो ले रहे हैं लेकिन हम पढ़े लिखे भी, आई एम सॉरी टू यूज, के जाहिल हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब मुझे खुद दुख हो रहा है, लेकिन ऐसे ही। मजबूरी है, कहना पड़ रहा है। अच्छा, अब आगे इस तरफ के भाई हमने तालीम हासिल कर लिया, अब एक रोज़गार की एक ज़रिया बना लिया। अच्छा, जब रोज़गार ज़रिया बना लिया तो अब हमें थोड़ा सा हलाल हराम का भी सोचना था कि अगर मुझे एक रोज़गार दे दिया गया जो मैंने अपनी मेहनत से इल्म हासिल करके हासिल कर लिया, तो उस रोज़गार की जो लवाजमात हैं वो तो मैं सीखूँ। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने सिर्फ वो अपनी हाज़िरी देनी है, वैसे लेने, मुझे कोई गर्ज नहीं कि लेफ्ट या राइट में क्या हो रहा है। एक इंटरव्यू हुआ, एक काफ़ी लोगों का, कुछ लोग आए, तो इस तरह इंटरव्यू था कि सबको बिठा दिया गया और ऊपर सेकंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर वो बैठे थे इंटरव्यू लेने, उनको एक एक करके बुला रहे थे। अब एक जैसे जा रहे थे वो सीढ़ियों से, और कोई तरीका नहीं था। एक कैंडिडेट, उन्होंने आया, अंदर आते उसने कहा जी थैंक यू वेरी मच, इंटरव्यू नहीं, वापस चले। अभी क्या हो गया, 10 इंटरव्यू आ, एक बंदा आया तो उसने आते ही देखा कि लाइट जल रही, उसने लाइट ऑफ कर दी। इस तरह दरवाज़ा खुला था, उसको प्रॉपर बंद करके आराम से वो आ गया। उसको कहा जी आ जाओ इंटरव्यू करके। ये तुम सबने चीज़ें क्यों की? क्योंकि मेरी वालदे ने तरबियत की थी कि भाई घर में जो बत्ती दिन में बढ़ रही है, जल रही है बल्ब, उसको बंद करना है। उसने कहा तुम्हें एहसास है जी। ये, जबकि ये डिपार्टमेंट या ये ऑर्गेनाइजेशन तुमने ज्वाइन नहीं की, तुम्हें एहसास है। अब वो जो एम्पैथी का मतलब एहसास, अब हमसे एहसास ही खत्म हो गया, क्योंकि हम हो गए सेल्फिश व्यू में। मुझे अपनी तनख्वाह से गर्ज है, वो कैसे मिलती है, वो हराम की मिलती है या हलाल की मिलती है। अगर एक मैं आपको वाक़या सुनाऊं, दारी कमला वजह का, कि वो कहीं सफ़र कर रहे थे तो उनके साथ घोड़ा था, उसके घोड़े के ऊपर जो डालते हैं, तो वो उन्होंने किसी बंद को कहा कि मैं आप ये घोड़ा का ख्याल रखें। तो हम सिंधी में संज कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उर्दू में इसको। तो वो नमाज पढ़ने चले गए, वापस आए तो वो घोड़ा तो मौजूद था, उसके ऊपर जो संज रखते हैं वो कोई बंदा लेके चला गया। तो आपने जब नमाज पढ़ रहे थे पहले नियत की थी कि मैं इसको 2 दरहम दूंगा जी। अब वो आगे अपने घोड़े को लेकर, क्योंकि अब बैठ नहीं सकते थे, वो आगे गया तो वही चीज़ कोई बेचने आया था, तो उसको उसने कहा ये 2 दरहम में जी, उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा जी वो बंदे ने जो चोरी की उसको मिलने थे 2 ही दरहम, लेकिन उसने नीयत खराब की और उसने इस चीज़ को हराम कर दिया। अब वो हलाल करता। तो हमारे जब हम हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम गर्ज है कि जी मुझे पैसे चाहिए, मुझे तनख्वाह चाहिए, और मैं काम करूं न करूं मुझे कुछ परवाह नहीं। तो ये जब हालात हमारे इस तरह के हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक तरबियत थी, जो माँ की गोद में भी, अब माँ की गोद तो मोबाइल की गोद हो गई नहीं वहाँ तो मोबाइल के साथ बैठी हुई है, वहाँ पे इसको मोबाइल देकर अपनी जिम्मेदारी से, तो अपनी जिम्मेदारी उसको पीसी दे दिया कि जी आप ये करें, इस पे कार्टून देखें। तो अब वो जो गोद भी हमारी जो है वो भी हरी भरी नहीं रही, उसमें भी जो है पॉल्यूशन आ गई। तो अब हम कहाँ जाएं, तरबियत कहाँ होगी? अब हम, मेरे पास जैसे यूनिवर्सिटी में हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, वो प्राइमरी में सेकेंडरी कॉलेज करके आते हैं, तो वो जो भी वो बन के आए हमें उन्हीं से निपटना, हम उनको कितना निखारेंगे? ठीक है। जबकि हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन कमीशन की ज़रूरत है। वाह। जिसमें फोकस जो हो, नंबर 1 जो उसका विजन हो वो तरबियत हो। ठीक है। काफ़ी ममालिक में आपको पता है कि 7 साल तक बच्चे को कोई एग्ज़ाम नहीं देते उन्हें। अच्छा, हमने एक और भी हमारे सोशल मीडिया की वजह से अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा कर दिया कि जी आप, वो फलां दोस्त ने जो है बच्चा जो है फर्स्ट आया, तुमने अपनी क्लास में फर्स्ट लेना। अब वो रट्टा लगाएगा, समझेगा नहीं समझेगा, उसने पोजीशन लानी है। और फिर हमने सोशल मीडिया पे मेरे बच्चे ने
ये ग्रेड ले लिया, मेरा बच्चा ये हो गया। ये सारी चीज़ें इस तरह प्रेशर में हो रही हैं, यानी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ दे बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और हम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? अब सवाल ये पैदा होता है ज़िम्मेदारी किसकी है? जब हम लोगों के साथ अक्सर ये डायलॉग करते हैं तो वो कहते हैं कि फिर रियासत कहाँ है, क्या ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है? इसका भी डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि इसका जवाब दें कि ये आखिर ज़िम्मेदारी आयद किस पे होती है? हम तो अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ देर पहले मैंने आपकी खिदमत में एक सवाल रखा था कि ये सफाई की अहमियत है क्या आखिर? कि जैसे अभी हमने कहा कि जहाँ पे भी हम पाकिस्तान से बाहर कहीं जाने का मौका मिलता है, वो घर के बाहर, सड़कों पे, गलियों में, दफातर में, हर जगह नज़र आता है। हमारे यहाँ चीज़ सिरे से नज़र में, और आप जहाँ रिहाइश पजीर हैं वहाँ से यहाँ पर आते हुए आपने कितने गंदगी के ढेर देखे हैं। तो ये सोचने पे सुबह सुबह मजबूर हूँ कि आखिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पे है? क्या किसी और शहर से आकर लोगों ने ये सब कुछ किया, या किसी और इलाके वालों ने आके ये सब कुछ किया है? तो इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। क्यों इसके लिए तैयार नहीं है? हालात को कब तक ज़िम्मेदार ठहराता रहूँगा? अब हम ज़्यादातर तो करते ही है कि वो उंगली वाली बात मैंने जी, कहा, उंगलियां उठाते हैं गवर्नमेंट की तरफ, रियासत की तरफ। लेकिन वही बात कि ये गंदगी कहीं मार्च से तो नहीं आई, ये हमारे अपने ही भाई हैं, बहनें हैं, जिन्होंने वो वहाँ पर फेंकी ही चीज़ें। देखें, गवर्नमेंट का क्या काम होता है, रियासत का काम होता है कि वो एक मैकेनिज्म बनाए, सिस्टम बनाए कि जी सपोज जानवर को ज़िबह करना है तो ये उसका प्लेस है। जी। अब यकीन करें, मैं यूएई में रहा, वहाँ पर आप जानवर कभी भी किसी भी गली में नहीं कर सकते। बताइए। अच्छा, जब मैंने उनसे थोड़ा डिग आउट किया कि क्या है क्या है, मैंने कहा आपने कहाँ से ये इंस्पिरेशन ली कि भाई एक जगह उन्होंने कहा कराची से, क्योंकि कराची में निज़ाम थे पहले, जी, हमने खुद ही उन निज़ामों को खराब किया है। तो अब मसला ये कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे कराचियंस जो काम अच्छा करते थे, उन्होंने मुल्क बना लिया, अपना मुल्क नहीं बना सके। क्यों? हम असल में हम खुद, मैं इंडिविजुअली मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप इंडिविजुअली आप रेस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल ठीक है। हम क्यों गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठाएं? हम अगर अच्छे काम करें, हाँ, उसके बाद फिर गवर्नमेंट का काम है कि उसको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, हमारे पास सारे कानून बने हुए हैं, हर चीज़ बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं। मैं अगर पुलिस वाला हूँ तो मैं वन वे तोड़ूंगा, तो फिर अभी आप देखें, अगर आप ट्रैफिक के निज़ाम को देखें तो अभी यानी हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनको पहले निकालते हैं, आप निकलो गलत वाले, फिर बाकी आप चलें। तो वो रॉन्ग भी जा रहे हैं, सड़क के जब बीच तक में भी सजा चला रहे जजा हैं। का निज़ाम नहीं होगा जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, सजा जजा जब तक नहीं होगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी हमारी अपनी। अच्छा, फिर जिहाद फिल नफ्स जो है एक टर्म हम यूज करते हैं कि हम कहते हैं जिहाद, भाई जिहाद उसको छोड़े, पहले तो अपने नफ्स के साथ जिहाद करें कि मेरी बात जो मैं जो गलतियां कर रहा हूँ मैं उसको कैसे संभालूं। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास यानी जो इखलाकियात हैं, मॉरलिटी है, इथिक्स हैं, सारी चीज़ें हमारे पास नहीं रही। हम बस अपने एक ही मटेरियलिस्टिक तरीके से, हम बस तनख्वाह चाहिए, हमें पैसे चाहिए, और ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। अब मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए जिसमें मैं पहुंच सकूं ऑफिस, मैं कहूँगा नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए जिससे मैं कम्युनिकेशन कर सकूँ, नहीं मुझे अब क्योंकि एप्पल चाहिए, फलां चाहिए, क्योंकि हमें वो एक नजर आना चाहिए। हम अपने लिए नहीं रहे, हमने दूसरों को दिखाने के लिए, हमने ट्रेवल करना है तो दूसरों को दिखाने के लिए फोटोज डालूंगा कि जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, या दूसरों को जलाने के लिए, वट एवर। तो नियत अल्लाह को पता है, लेकिन अब हमारे तरीका ये हमारा एक नाम बन गया है, जबकि ये नाम नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे जिंक्स को ख़त्म किया जाए? ये कैसे हमने अपने इर्द गिर्द जो एक बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं, इसको गिराया जाए? क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मैंने अभी खुद कुछ मुशाहिदे में चीज़ें आई हैं कि एक जगह इत्तेफाक हुआ, एक शख्स को देखा कि जो हाथ धोने के लिए गया तो पानी का नलका उसने खोल कर तो वो हाथ धो रहा है और पानी गिर रहा है। तो मैं सोचने पे मजबूर था कि जो शक्ल से अच्छा भला मुझे नज़र आ रहा है, जिसको देखकर ही कह सकता हूँ कि इसको चीज़ों के बारे में इल्म होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी शायद हो, जानता हो लिखना पढ़ना, वो भी अगर ये सब कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि हमारी तरबियत में फिर बहुत ज़्यादा कमी है। शायद हम अभी से, जैसा आपने लाइट बंद करने का कहा, मैं अक्सर यहाँ पर भी दफ्तर में हो कहता हूँ और किसी को कि जहाँ से आप उड़ जाएँ लाइटें बंद कर दें, लेकिन वो आपको पता है हमारा शायद मिजाज ही नहीं है। जी। तो इसमें सर देखें, इसमें फिर एक इनकलाबी सूरत हाल करनी पड़ेगी, जिसमें रियासत को भी सख्ती करनी पड़ेगी और आवाम को भी अपने जो रोल अदा करना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती।
हमें अच्छा, अब जैसे मैं एक अर्ज करूँ कि मेरी तबीयत, मेरी दिल करता है कि इस किस्म की एनजीओ हो जो सिर्फ इखलाकियात के ऊपर हो। वाह। अब लेकिन मेरे पास एक तो वक्त नहीं है, और फिर ये जी एनजीओ में चक्कर में जाने का भी, वो आपको पता है कि पूरा जी एक जी, अजाब है, तो उसमें अजाब बिल्कुल से ऐसा ही बचने है। के लिए, लेकिन मेरा दिल करता है कि अगर कहीं कोई ऐसा मौका मिला तो आई विल स्टार्ट दिस एनजीओ के नॉन प्रॉफिट एक होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो इखलाकात पर काम करे। बिल्कुल ठीक है। ऐसी कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा, हम सब पे काम करें एक बच्चों के इखलाक के ऊपर। अच्छा, फिर ये स्कूल से शुरू होगी। मैंने कहा ऐसे कि जी, हायर एजुकेशन कमीशन की जगह हमें चाहिए प्राइमरी एजुकेशन कमीशन। कमीशन और बनाए। प्राइमरी में मैं कहता हूँ कि वो दूसरे जो बच्चे हैं दूसरे ममालिक में 7 साल तक, मैं कहता हूँ 10 साल तक आप कोई एग्ज़ाम न लें। बिल्कुल ठीक पहले है। 5 जो दर्जे हैं बहुत उनके अच्छी जो बात। क्लासेस हैं उनको आप प्योरली कर लें ट्रेनिंग के, हम्म। क्योंकि हमें सख्त ज़रूरत है। अब ये जो बच्चे जब बड़े होंगे, अब हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वही आगे बढ़ा होगा, नहीं वही बिल्कुल आगे ऐसा ही है। संभालेगा, तो हम तो बस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमारा जो इनपुट नौजवान है वो, हमने तो बड़ी बात की कि हमारा नौजवान बड़ा अच्छा है, नंबर भी हमारे नौजवान के ज़्यादा हैं क्योंकि पॉपुलेशन जी वाइज, जी, लेकिन वो नौजवानों के पास तो वो तरबियत है ही नहीं बिल्कुल ठीक है। मुल्क चलाने की या घर चलाने की। वो तो सिर्फ और सिर्फ वही तरबियत है कि जी मुझे बस अपना काम करना, सेल्फिश व्यू है उनके बिल्कुल पास, ठीक है। उनके पास इथिकल व्यू है ही नहीं। हम्म। तो ये जब तक ये प्राइमरी से सेटिंग नहीं होगी, कुछ भी कर लें आप, बिल्कुल सही है। मैं आपको, आप ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने भी रूल कर लें, यूनिवर्सिटी में कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा ही प्राइमरी को आपको चेंज करना पड़ेगा निज़ाम, उस निज़ाम के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चीज़ें भरेंगी, बिल्कुल ठीक वरना है। और कोई तरीका मुझे समझ अच्छा, में नहीं ये आ रहा। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी माकूल ये एक एडवाइस है, ये तजवीज़ है। तो हम बड़े बड़े इदारों में लोगों को जब देखते हैं, उनका एटीट्यूड देखते हैं, उनके बात करने का तरीका देखते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा एहसास होता है कि तरबियत कितनी अहम होती है। क्योंकि बड़ी माजरत के साथ हमारे अपने दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं जो अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की कमी नज़र आती है। जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर है कि वो प्राइमरी लेवल के ऊपर वो तरबियत नहीं हो सकी कि लोगों को, अगर आपने पब्लिक ऑफिस बेरर हैं तो कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, क्या करना है। बड़े माजरत के साथ बड़े बड़े पोस्ट पर हैं लोग, लेकिन आप उनका एटीट्यूड देखें, अगर उनके बात करने का तरीका, तो वो महसूस होता है कि वो एक ज़माने से जो ट्रेनिंग वो आ रही है, वही है, वो जो कॉलोनियलिज्म का दौर था वो चलता आ रहा है, और ऐसे ही वही है। सोच हमारे अभी गालिब हम पर नज़र आती है, और हम शायद ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उसका हिस्सा है। कहीं पे ये चीज़ नज़र नहीं आई कि हम इस चीज़ को समझें कि अब हम शायद उस एरा में नहीं है, और वो कोई अच्छा नहीं था। जहनों को अगर आप गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा, और उसके नुकसान बहरहाल उनको खुद भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन शायद क्योंकि इतने फार साइटेड लोग नहीं हैं इसलिए सही कहा। नहीं समझ सके। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए, क्योंकि आज क्योंकि टीचर्स का दिन भी है, और मैंने आपको एक दर्दनाक आपके साथ एक स्टोरी भी मैंने स्टार्ट में शेयर की कि ये तो एक प्रॉब्लम है कि वो टीचर्स भी हमें मैसर नहीं है। मैं ख़ास तौर पे जो छोटे छोटे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे जैसे आपने बताया लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ तो बेचारे आ जाते हैं और कुछ जो नहीं आते हैं वो सालों से नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं। बच्चों का क्या कसूर है, सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए कुछ अच्छा सर, एडवाइस इसमें दीजिए। पहला तो देखें, एक हमारा माशरे में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं एग्जांपल दे रहा जी। हूँ कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है अपना सही दे रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ, वो ग्रेड 18 में है हम्म, और डीसी का भी ग्रेड 18 है। बहुत अच्छी बात आपने की, दोनों के बराबर दोनों की तनख्वाहें भी तकरीबन सेम है, है। जी। लेकिन जो इज्जत डीसी को मिल रही है वो मेरे टीचर को नहीं मिल रही। नहीं, मैं तो पहले मैं अपने, क्योंकि मैं टीचर हूँ, पहले मैं बिल्कुल अपना सही, दिफा बिल्कुल करूँगा, सही उसके आप बाद मैं फिर अपने ऊपर आऊँगा। 100% दुरुस्त है। तो जब हमारा एक जो जो हमारा यानी माशरती निज़ाम है, Yes. वो माशरा जिस तरह परसीव कर रहा है, अगर मैं अभी अब ये मैं टाई कोट उतार कर मैं एक सादा सा लिबास जी। पहन के आ जाऊं, तो मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी रास्ते में बिल्कुल। जो मुझे अब मिलेगी इस लिबास से। जी। हम जहनी गुलाम हैं, हम जंजीरों में जकड़े हुए नहीं गुलाम, हम यहाँ जहनी से। गुलाम, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक बनाया सिस्टम। अब वो ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है वो अंग्रेज़ों की तरह हमें ट्रीट कर रही है, जबकि वो रूल्स थे अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो किसी और मुल्क से आए थे, वो हमें बिल्कुल रूल ठीक है। करने आए थे। लेकिन हमारे बंदों ने कहा कि यार ये अच्छा तरीका है, इनको गुलाम बना लो और मेरी पोजीशन हो जाएगी। एक तो पहलू मैंने ये कहा कि उस्ताद की इज्जत ही नहीं है। 20 ग्रेड का उस्ताद और 20 ग्रेड का कमिश्नर या जो भी ऑफिसर जी। होगा, उसमें बड़ा फ़र्क है आपको। उसके पास उसके प्रिविलेज कितने हैं, जी गाड़ियाँ, पेट्रोल, ये वो, और उसके और हमारे उस्ताद के प्रिविलेज कितने हैं। जी अगर आपको याद हो, वाक़या सुना होगा आपने इश्तियाक अहमद साहब का और अपना अशफाक अहमद साहब जी का, जी 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 कि बिल्कुल। वो जब गए तो वो अदालत में उनको कुर्सी दे दी गई। बिल्कुल। अच्छा, अब जब जिस कौम में उस्ताद की इज्जत नहीं है, नहीं वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, सकती। पीरियड। जी, मैं इस पर जी। ज़्यादा बहस ही नहीं करना चाह रहा।
अब आते हैं हम। अब फिर मैंने कहा कि अब हम, जब मैं उस्ताद बन गया हूँ, जब मैं पहली दफ़ा उस्ताद बना तो मुझे तो पता ही नहीं था कैसे होता है। तो मैंने दोस्तों से पूछा, उन्होंने बताया हे ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ों से पूछा, तो मैं सीखा, खुद सीखा कि भाई, और मैंने जो अपने उस्तादों को देखा, अच्छे उस्तादों को, उनको फॉलो किया, उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। और जो उस्ताद जो मुझे पसंद नहीं आए किसी वजह से, तो फिर मैंने उनको कहा ऐसा मैंने नहीं बनना उस्ताद। तो मैंने सीखा। अच्छा, हमारे पास मसला ये है कि जिसको नौकरी नहीं मिलती वो उस्ताद क्या अच्छी बात है आपने की, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उसको नौकरी नहीं मिली, उसको पैसे, क्योंकि उसने तो कमाई का जरिया, हमारे मसला ही हो गया कि हमें कमाई करनी है, कुछ ना कुछ लेके जाना है घर। तो उसको नौकरी मिल गई, अब नौकरी मिल गई, उस्ताद बन गया, उस्ताद बन गया, उसने पैसे कमा, उसने, वो तो नोबल एक 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 पोजीशन है। मैं इसको नबियों का पेशा कहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब मैं इस नबियों के पेशे में आ गया हूँ तो मुझे, मैं नबी तो नहीं बन सकता नऊज़ बिल्लाह, लेकिन मैं नबियों को फॉलो तो करूँ, उनकी नकल तो करूँ, बिल्कुल ऐसा ही। कुछ ना कुछ इस तरह करूँ कि मुझे फील हो कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ, एक पर्सन तो नबियों की नकल करूँ। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि नकल ही करनी, नकल ही करनी। अब लेकिन मसला ये कि हमारे दोनों पहलू हैं, एक तरफ इज्जत भी नहीं है उस्ताद की, दूसरी तरफ उस्ताद खुद भी अपनी इज्जत नहीं करता। देखें, आप एक कमिटमेंट करते हैं, मैंने वो इसमें भी लिखा हुआ कि रेस्पेक्ट योर ओन वर्ड्स, द होल वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है। आप जब अपने आप को कोई बात करते हैं, टीचर का काम है कि बात करके वो रोल मॉडल है। बिल्कुल ठीक है। वही टीचर दूसरे दिन कुछ और कहेगा तो क्या इम्प्रेशन जाएगा स्टूडेंट के पास। बिल्कुल ऐसा ही। टीचर को विजिलेंट होना चाहिए, टीचर को एहसास होना चाहिए कि ये 2 स्टूडेंट तेज हैं लेकिन ये 4 तेज नहीं है। मुझे उसकी लेवल पे पूछना पड़ेगा क्या है, उनको बुलाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ तनख्वाह लेने आया, मेरा काम में तो आया कि लेक्चर दिया, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मेरा क्या भाई। बिल्कुल सही बात है। तो जब इस तरह के टीचर का रवैया हो जाएगा तो वाकई उसको इज्जत भी नहीं मिलनी चाहिए फिर। और ये बदकिस्मती है कि बदकिस्मती हमारी, ऐसा ही हमें नज़र आता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे ज़माने में, यानी हमारा ज़माना तो ये समझ लें कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि टीचर जो होते थे वो रोल मॉडल हुआ करते थे। हम हमेशा से उनको देखते थे, उनके बात करने के तरीके को, उनके पढ़ाने के तरीके को, किस तरह कम्युनिकेट करते थे, वो चीज़ें थी हमने, जो हमारे अंदर आ गई खुशकिस्मती से। लेकिन वो चीज़ अब मुझे नज़र नहीं आती। जैसे आपने कहा कि टीचर्स को देखता हूँ, बहुत कहते हैं हम जी बड़े प्रोफेशनल हैं, आते हैं वो क्लास के अंदर तो माशाल्लाह स्ट्रेंथ भी बड़ी होती है। उस ज़माने में तो आगे 20 या 22 कोई स्ट्रेंथ हुआ करती थी बच्चों की, तो 300 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है क्लास के अंदर। वो बैठे होते हैं, वो दूर से वो नज़र आ रहे होते हैं, माइक के ऊपर वो लेक्चर देते हैं और वो निकल जाते हैं और क्या काम। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि हमें तवज्जो भी तो दोनों तरफ, मतलब यानी कसूर दोनों पार्टीज का, मतलब एक तो निज़ाम का भी कसूर है, फिर टीचर का भी। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी टीचर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपकी मेंटरशिप करते हैं, जो समझते हैं बच्चों को, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। ठीक है, लीडर को पहले सुनना चाहिए, लिसनर। क्या अच्छी बात। अब आप लीडर हैं तो पहले आप सुने तो नहीं चीज़ों को। अच्छा, ये मैंने ये सीखा है जी, टीचर बन के सीखा है जी। जब मैं पहली दफ़ा टीचर के लिए मैं गया किसी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे वहाँ कमेंट मिले कि आपने उसका सवाल सुना नहीं और जवाब दे दिया। तो मैंने कहा ना, हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना है। कहीं ना कहीं टीचर को या किसी को अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। जब आप अपने आप करेक्ट हो जाएंगे तो दूसरों को करेक्ट कर सकेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि रिफॉर्म्स लाएगा कौन। क्योंकि देखिए, एक हमारे यहाँ जो एक क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को अनएजुकेटेड रखा जाए, अनअवेयर रखा जाए, इलिटरेट रखा जाए। बड़ी मायूब बात है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तो वो इसके बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसको, स्टेटस को तोड़ दिया जाए या इसको चेंज कर दिया जाए। फिर कहाँ से सिलसिला शुरू होगा ये तो पता ही। इसके लिए तो फिर बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है। कोई ऐसा क्लैश होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ बड़े बड़े ममालिक के अंदर, जब रेवोल्यूशन इस तरह के आए तो फिर बड़ी सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा ऐसे सिस्टम को। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे? देखें, इनकलाब, मैंने कहा पहले इनकलाबी एग्ज़ाम किसी को करने पड़ेंगे, वो रियासती बंदा हो सकता है, और फिर हमें माशरे को भी, हमें यानी इंडिविजुअल के कतरा कतरा दरिया बनता है। ठीक है। अब आप ये कहें कि एकदम चुटकी बजाएं और सब ठीक हो जाएं, देखिए हमें बुरा होने में भी साल लगे हैं, सही है, और हमें अच्छा बनने के लिए भी सालों चाहिए। बिल्कुल ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टॉप करके आपको वापस आना पड़ेगा। हम अब कहते हैं फिल्मों में, भाई तेल देखो तेल की धार, चलते रहो। अब हमने छोड़ दिया ना, जो करता धरता है उन्होंने छोड़ दिया कि चलने दो सिस्टम को, बस हमें तनख्वाह मिल रही है, खैर है।
तो इस तरह नहीं है सिस्टम, आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करके बैक जाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक शुरू है। शुरू से जाना पड़ेगा, वरना हम नहीं कर। अब कौन करेगा इसमें? मैं सारे स्टेक होल्डर्स को खुशबा, मैं, आप सब हैं, हम अपना अपना तो शुरू कर लें, बिल्कुल ठीक है। हम कम से कम अपना शुरू कर लें, तभी होगा नहीं। अगर मैं अभी सिग्नल रेड पे रुकता हूँ तो मुझे पीछे से हारन हारन आती हैं, मुझे हारन मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं रुकता हूँ, मुझे 2 दफ़ा गाड़ी मारा भी है मुझे पीछे से, यानी क्योंकि वो मैं रुक गया, उसने पीछे से मुझे मार दिया, तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक और वो मुझे कसूरवार किया, क्यों? वो तो मैंने कहा रेड हो गया भाई, कहते नहीं आप निकल जाते। अब मैं क्यों निकलूं? तो हमें अब एक तो अपना इंडिविजुअल करना पड़ेगा, दूसरा फिर हमें सब मिलकर सोसाइटी को और फिर गवर्नमेंट को यकीन मिलकर इनकलाबी इकदाम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। बातों से नहीं होगा, बातों से नहीं होगा, स्कूल प्रैक्टिकली प्राइमरी सिस्टम को आप, मैं मेरी 2 तजवीज़ें, प्राइमरी में आप ये प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाएं बिल्कुल ठीक है। फौरन, ये इसमें कोई मसला नहीं, प्रोविंशियल बिल्कुल गवर्नमेंट बन सकता प्रोविंशियल है, इसको अपने कर बना सकते हैं, उससे शुरुआत होगी, उसमें 5 साल लगेंगे आपको, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो 5 साल की जो नस्ल होगी वो हमारी फिर बहुत फ्यूचर बेहतर के होगी, एग्जैक्टली। अच्छे लोग बनेंगे। और बिल्कुल हमें अगर इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाकर अगर इम्प्लीमेंट आज अगर इसको कर देते हैं तो बहुत जल्द हमें अगले 20-25 साल में उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल हमें ठीक है। आज काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हम समझते हैं कि चुटकी बजाते हमारी कौम ठीक नहीं होगी। यूए में मैं रहा हूँ, वहाँ पर रूल्स को आहिस्ता 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 करके इम्प्लीमेंट यानी किया 10 गया। साल लगे उनको रूल्स को, अब वहाँ देखें उस कानून की बालादस्ती है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। स्लोली। ओके डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रहती है, बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है। और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वक्त मेरे पास बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया और दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, तो एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।